नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। खान सर का जो ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसका मैथ का सेट नंबर आज हम 17 करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके जुड़ जाइएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। इसमें जितना भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सभी ग्रुप डी में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे भी जाते हैं। तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि किसी दिन के कितने भिन्न 7 मिनट 12 सेकेंड में होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में कितना घंटा होता है तो एक दिन में 24 घंटा होता है। सिंपल सा है, ये लोग सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटा होता है। 24 घंटा में कितने मिनट होते हैं और कितने सेकेंड होते हैं अगर पूछा जाए तो आप कहिएगा कि एक घंटा में कितना मिनट होता है तो 60 मिनट होता है। एक घंटा में 60 मिनट होता है। रुकिए, थोड़ा सा ये पानी लगा हुआ है इसलिए लिखने में क्या है दिक्कत हो रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छा से कर दें। ठीक है, अब देखिए एक घंटा में 60 मिनट होता है और एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं तो 7 सेकेंड होते हैं। यहां हमारे क्वेश्चन में 7 मिनट और 12 सेकेंड का जिक्र कहा गया है कि 7 मिनट 12 सेकेंड कितना भिन्न होगा। अगर हम इसको भी सेकेंड में बदल दें, अगर एक दिन को अगर पूरा सेकेंड में अगर हम बदलते हैं तो हम कहेंगे 24 घंटा। एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। यानी कि 24 घंटा में टोटल सेकेंडों की संख्या कितनी आ जाएगी 24 गुना 60 गुना 60। अब देखा जाए 7 मिनट में सेकेंडों की संख्या कितनी होगी तो आप कहिएगा 7 गुना 60 यानी 420 सेकेंड। अब प्लस ये 12 सेकेंड है यानी कह सकते हैं 432 सेकेंड टोटल हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड में। अब 4 मिनट 32 सेकेंड का एक दिन का टोटल कितना हो जाएगा तो हम कहिएगा 24 गुना 60 गुना 60। अब इसको काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए पहले हम काटते हैं 4 3 7 2 9, 3 से कट जाएगा। ये 3 एकम 3 33, 3 एकम 3 3 चौक 12 3 चौक 12 144 बार में कट गया। 3 8 24, ये 8 बार में कट गया। ये 18 8 4400, 18 बार में कट गया। 6 से काट दीजिए 36 18, 6 10 60, फिर 3 से काट दीजिए 20 बार में यानी कि 1/200 हो जाएगा। कितना भिन्न हो जाएगा 1/200। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आपके लाइक से कुछ नहीं होगा लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आपको बनाता रहूँगा। देखिए व्यूज चाहे आए चाहे ना आए कोई फर्क पड़ता है, मैं झुकेगा नहीं और कंटिन्यू वीडियो बनाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि 1 से लेके 9 तक के संख्याओं के वर्गों के जोगफल की गणना करना। देखिए 1 से वर्गों की संख्या का जोगफल हम कैसे निकालते हैं। अगर आपका प्राकृत संख्या का जो 1 2 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक रहता है तो इस तरह के प्रश्नों के वर्गों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। हम निकालते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6। यही फॉर्मूला होता है, निकालने का तरीका यही होता है। देखिए एक चीज मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। देखिए 1 से 9 तक कह रहा है तो यहाँ संख्या कितनी हो जाएगी n बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 गुना 10। 9 गुना 10 हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 अगर प्राकृत संख्याओं का योग पूछता है तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो देखिए 9 गुना 10 यही दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 19 बटे में 6। 6 से काट दीजिए 3 दूनी 6, 3 के 9, 2 5 10, कितना हो जाएगा आपका 2 5 10। अब देखिए 19 5 95, 95 को 3 से गुना कर देंगे तो 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 9 3 27 1 28, कितना हो जाएगा 285 हो जाएगा।
तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए कैसा लगा ये ट्रिक। अगर आप ये भूल भी गए हैं तो याद रखिएगा कि 6 से भाग देना है, 6 से भाग देना है, ये याद रखिएगा। जब 6 से भाग देना है याद रखिएगा तो n प्लस 1 9 10, 9 गुना 10 होगा, फिर इन्हीं दोनों को जोड़ देना है। देखिए यहाँ अगर n रखे तो 9 दूना 18 प्लस 1 19 होता है, तो 9 2 19 बटा 6 से भाग देना है, 285 आपका राइट आंसर आ जाएगा। वीडियो लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि 17 22 27 32 इस श्रृंखला में 20वां पद क्या हो जाएगा। कौन पद निकालना है आपको, 20वां पद निकालना है। जब nवां पद निकाला जाता है तो वो फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है प्रथम पद, तो यहाँ a जो होगा प्रथम पद क्या हो जाएगा 17, और d क्या होता है डिफरेंस यानी कि सारा अंतर। इन दोनों में अंतर कितना है 22 में से, यानी दूसरा माइनस पहला होता है, तो 22 में से 17 जाएगा 5, 27 में से 22 जाएगा 5, यानी कि यहाँ डिफरेंस कितना है 5। आपका काम खत्म। और कितना निकालना है 20वां पद। 20वां पद a कितना है 17, n कितना है तो 20, 20 माइनस 1 d आपका 5 आ गया। ये हो जाएगा 17 प्लस 19 5 95, क्या हो जाएगा 20 में से गया 19, 19 5 95, जोड़ दीजिए 7 5 12 के 2, हाथ में 1 1 1 2 9 2 11 112, यानी कि 20वां पद जो होगा वो 112 होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है यदि किसी संख्या के घन को 153 स्क्वायर से घटाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 होता है, तो संख्या का मान निकालना है। 153 के स्क्वायर को अगर किसी संख्या के घन से घटाया जाए तो इससे प्राप्त संख्या कितना होता है 1457 होता है। तो 153 का यहाँ स्क्वायर माइनस इधर आके 1457 हो जाएगा, जो कि x क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब 153 का स्क्वायर कितना होता है ये आप निकाल लेंगे, इसमें से इतना माइनस करेंगे, फिर यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लेंगे। इस x का मान आपके पास 28 आएगा। इसका आंसर आपको एक बार चेक कर लेना है, इसका आंसर आपको निकाल के चेक करना है। क्या करना है निकाल के चेक करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। 153 का स्क्वायर करके निकाल के आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और ग्रुप डी में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेगा हर आगे में। देखिए क्या कह रहा है 16/3 माइनस मिडिल ब्रैकेट 4/1/3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3/1/3 माइनस 2/1/3 माइनस 1/3। इसका मान ज्ञात करना। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का 2 3 6 7/3, यहाँ 7/3 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6/3, यानी कि ये आपका मान 2 हो जाएगा। 3 का 9 10/3, यहाँ क्या आ जाएगा 10/3 माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया 4, यानी कि इसका मान 4/3। आगे बढ़े 4 3 12 13/3, 13/3 माइनस 4/3, यानी कि 13 में से 4 क्या जाएगा 9, यानी कि 9/3, यानी कि ये मान हो गया 3। तो 16/3 माइनस 3, यानी कि 3 का 9 16 में से 9 जाएगा क्या हो जाएगा 7/3, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 7/3। तो हम कह सकते हैं कि 2/1/3, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि 7/9 14/15 और 7/10 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जब भी भिन्न का महत्तम समापवर्तक पूछे, HCF पूछे, तो इस अंश का HCF, अंश का HCF बट्टे हर का LCM क्या हो जाएगा, हर का LCM निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7 14 7 का HCF क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 9 15 10 का यानी कि 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा LCM। तो 7/90 जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन होगा, तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 55 था।
14 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर 60 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए थे तो उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाए थे, यही हमसे पूछा गया है। देखिए औसत क्या होता है, औसत होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्याएं। अगर यहाँ पे सम देखें तो हो जाएगा औसत गुना सभी संख्या का नंबर। अब 12 पारी के बाद एक बल्लेबाज का प्रति औसत स्कोर 55 था, तो 12 पारी का जो योग होगा रनों का वो कितना हो जाएगा, 12 गुना 55, यानी 12 पचे 60, 600, 12 पचे 60, 660 हो जाएगा। अब देखिए ये 12 पारी का, अगर हम 14 पारी का योग देखें तो 14 पारी का औसत कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो 14 छक 84 यानी कि 840। अब इन दोनों का अंतर देखें, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 0, 14 में 6 गया 8, 7 में 6 गए, यानी कि 180 रन हुआ। इन दोनों का जो अंतर है यानी कि 13वीं और 14वीं में के हमको अंतर ज्ञात करना है। अगर हम देखें 13वीं पारी में अगर उसने x रन बनाया था तो 14वीं पारी में प्रश्न में कह रहा है कि पिछली पारी से की तुलना में 20 रन अधिक बनाया था, तो 14वीं पारी में ये कितना रन ज़्यादा बनाया होगा, x प्लस 20 जो कि 180 के बराबर है। यहाँ क्या कर देंगे, x प्लस 20 का मान अगर 180 है तो 2x बराबर 20 में से 180 जाएगा 160, यानी कि 2 से कट जाएगा 80 बार में, x का मान क्या हो जाएगा 80, यानी कि 13वीं पारी में कितना रन बनाया था, तो 80 रन 13वीं पारी में बनाया था। तो ऑप्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में कुछ अंक प्राप्त हुए, प्रतिशत के रूप में ये 75% थे। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक और एक प्रश्न जोड़ दिया गया तो वह उसका उत्तर सही देता तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% हो जाता। तो परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे। अब देखिए अगर हम कहें कि परीक्षा में पूर्णांक की बात की जाए तो x था और प्राप्तांक की बात की जाए तो कितना था, y था। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, प्राप्तांक बटा पूर्णांक का मान कितना हो गया 75%। 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 75 बट्टा में 100, यानी कि 25 तिया 75, 25 चौके 100। अगर हम यहाँ से y का वैल्यू देखें तो ये क्या हो जाएगा 3x बट्टे में 4, 3x बट्टे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है अगर एक अंक बढ़ा दिया जाए और एक प्रश्न जोड़ दिया जाए तो यह अंक कितना हो जाता है 76% हो जाता है। यानी कि अगर एक अंक जोड़ दिया जाए और एक प्रश्न को बढ़ा दिया जाए तो ये संख्या 76% हो जाता है। तो 76% को हम क्या लिख सकते हैं 76 बट्टा से। अगर हम चाहें तो 4 से यहाँ पे काट सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही भी रहने दे सकते हैं, दोनों केस कर सकते हैं। अब देखिए y का मान हम यहाँ पे कितना निकाल दिए हैं 3x प्लस 4। तो यहाँ y का मान अगर हम 3x बट्टे में 4 प्लस 1 रखते हैं, नीचे x प्लस 1 बराबर रखते हैं 76 बट्टे में 100। अब ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4, ये 4 एकम 4 यानी ऊपर तो हो जाएगा 3x प्लस 4, अब बट्टे में आ जाएगा 4x प्लस 4 का मान हो जाएगा 76 बट्टे में 100। कितना हो जाएगा 76 बट्टे में 100। अब देखिए ये कट जाएगा, काट ही देते हैं, 4 एकम 4, 4 नवा 36, 19 बार में 4 से ये कट जाएगा 25 चौके 100। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 25 तिया 75x प्लस 25 चौके 100 जो कि बराबर होगा 19 चौक 76x प्लस 19 चौक 76। बात को समझिएगा। अब 75x 76 इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 76x माइनस 75x बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 76। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 24। जब x का मान हमारे पास 24 आ गया तो y का मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 3 गुना 24 बट्टे 4, 6 चौके 24, 36 18। यानी कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा है। अब प्रश्न में देखेंगे कि हमसे पूछा है कि परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे। तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे आपका
24। तो अधिकतम हम कितना हो जाएंगे 24। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 15% बढ़ जाती है, सक्सेसिव लगा देंगे। सक्सेसिव क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है तो माइनस क्या हो जाएगा 15 गुना 20 बट्टे में 100, 20 5 100, 5 3 15, यानी कि 15 माइनस का 30 यानी कि माइनस का 8%, यानी कि माइनस का 8% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी 8% की। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि एक मोबाइल जब 6% के लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक मिलते हैं तो मोबाइल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। 6% हानि 6% लाभ, अंतर कितना हो जाएगा 12%। 12% का वैल्यू हमारे पास 870 रुपया है तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 870 बट्टा में 12, इसीलिए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 100 गुना 870 बट्टा में 12। 4 3 12, 4 से कट जाएगा 25 बार में, 8 7 15 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9 27, 290 बार में ये कट गया। अब 25 से 290 में गुना करेंगे, 290 को 29 और 25 का गुना कर दीजिए। 15 45 के 5 हाथ में 4, 5 9 10 4 14, 2 18 के 8 हाथ में 2 4 1 5, 5 8 4 12 के 2 हाथ में 1 1 2 5 7, यानी कि 7250 रुपया। कितना हो जाएगा 7250 रुपया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 80 रुपया में खरीदे। क्या खरीदा है 80 रुपया में 100 संतरा खरीदा है। कितना संतरा खरीदा है 100 संतरा खरीदा है। यदि उनमें से 20 सड़ गए, अगर 20 सड़ गए तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा 80 रुपया में वो 80 को बेचेगा। बात समझिएगा, अगर 20 संतरा सड़ गया तो ये कितना बच गया 80 बच गया। अब कह रहा 25% लाभ कमाने के लिए शेष संतरे को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। 80 रुपया में अगर 25% लाभ कमाता है तो 125 बट्टा 100, 25 25 125, सॉरी 25 5 100, 25 14 100, 480, यानी 20 25 100, यानी अगर 25 रुपया फायदा 25% फायदा कमाता है तो इस वाले वस्तु को 100 रुपया में बेचना होगा। 80 रुपया से 100 रुपया में बेचना होगा। अब हमसे कह रहा है शेष संतरे को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 1 रुपया के दर से अगर देखा जाए तो 100 रुपया के हिसाब से 80 संतरे ये कितना बेचा जाएगा 1.25 रुपया में बेचा जाना चाहिए। कितना 1 रुपया 25 पैसा के दर से। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन 57 कहता है एक दुकानदार सप्ताहांत में 60% की छूट पर कपड़े बेचता है। रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। आप रविवार को एक कमीज 36 रुपया में खरीदते हैं तो आपको उसी महीने में मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज़्यादा देने चाहिए। 36 रुपये के हिसाब से पहले तो डिस्काउंट आपको कितना मिलता है 60% का डिस्काउंट मिलता है। तो ये 100 रुपये का सामान आप 40 रुपये में बेचिएगा। दूसरे में कह रहा है संडे के दिन 10% अतिरिक्त मिलता है तो 100 का सामान 90 में बेचिएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 चौके 36, यानी कि उस वस्तु को 100 रुपये में आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है उसी महीने में मंगलवार को अगर वही कमीज खरीदने के लिए कितने ज़्यादा पैसे देने होंगे। तो 100 माइनस का 36, यानी कि 64 रुपया क्या देना होगा अतिरिक्त आपको मूल्य देना होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था। कितना है तांबे और जस्ते का अनुपात। तांबा और जस्ता का जो अनुपात है वो आपका कितना है 21:16। प्रश्न में कह रहा है कि निकेल और जस्ते का, निकेल और जस्ते का, यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी ही में लिखते हैं। निकेल और जस्ते का अनुपात दिया है 7:24।
तो प्रश्न में पूछ रहा है कि तांबा, जस्ता और निकेल का अनुपात क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तांबे जस्ता का अनुपात कितना दिया है, तो 21:16। यहाँ पे निकेल और जस्ता का अनुपात दिया है, तो निकेल कितना हो जाएगा, यहाँ पे जस्ता कितना है 24 और निकेल आपका 7 हो जाएगा। इधर कुछ नहीं है तो इधर 24 लिख दीजिए, इधर कुछ नहीं है तो आपका 16 लिख दीजिए, गुना कर दीजिए। 21 और 24 का गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 504, 16 और 24 का करेंगे तो 384, 16 7 112 आ जाएगा। अब इसको काट, 5 4 9, 8 3 11, 4 15, 1 1 2 2 2 4, ये 2 से नहीं, ये 2 से कट जाएगा, 1 1 2 2 2 4। अब देखिए इसे काट देंगे तो 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में बचेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, 292, 2 1 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12। फिर 2 से काट दीजिए, 2 5 2 7 2 9, 9 10 4 14 नहीं कटेगा, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 9 18, 2 9 18, 2 7 14, ये आपका 2 से कट जाएगा, 28 दूना 56, ये कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 7 14। अब ये कितना बार में कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 2 6 12, 2 3 63, 2 से ये नहीं कटेगा, 2 से ये कट जाएगा। यानी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन में 63 16 24 का जो गुना है ये 384 है, तो 2 1 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, अच्छा ये 2 है, ठीक है। अब 2 9 18, 2 6 12, एक बार और जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 2 4 8, 2 8 16, 2 से कट जाएगा 14, यानी 63 48 14 क्या हो जाएगा, 63 48 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 हम यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि 14 x 56 के क्रमागत अनुपात में हो तो x अनुपात क्या हो जाए। जब क्रमागत अनुपात यही होता है तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर ये वाला वैल्यू, यानी कि 14 इंटू 54 ही ना है, 56 है, सॉरी 56। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 2 14 और 7 8 56। इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 1 तो 7 बाहर आ गया, 1 2 2 गुना 2, यानी कि x का मान हमारे पास आ जाएगा 7 दूनी 14 दूनी 28। x का मान क्या आ जाएगा, x का मान हमारे पास 28 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि वकार और नसीमा के आयु में 8 वर्ष का अंतर है। जब 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था तो वकार की आयु का 4 गुना नसीमा के आयु के 5 गुना के बराबर था, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या हो जाएगा। अगर हम नसीमा के आयु को x मान लेते हैं तो वकार का आयु क्या हो जाएगा, वकार का x + 8 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 30 वर्ष पहले, 30 साल पहले की बात की जाए, 30 साल पहले की बात की जाए तो नसीमा का उम्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, x - 30, और वकार के आयु क्या हो जाएगा, वकार का आयु हो जाएगा x + 8 - 30, यानी कि 8 - 30 यानी कि x - 22 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है तो वकार के आयु का 4 गुना, वकार के आयु के 4 गुना नसीमा के आयु के 5 गुना के बराबर था। वकार के आयु कितना है, 4 गुना, 4 गुना x - 22, और नसीमा के आयु के 5 गुना के बराबर है, यानी कि x - 30 के बराबर है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु का योग 4x - 22 = 88, 5x - 150। अब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5x - 4x बराबर 150 - 88, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 14 में से 8 गया 6, यानी x का मान हो जाएगा 62। अगर हम देखें नसीमा की आयु क्या हो जाएगी 62, तो वकार का आयु क्या हो जाएगा, वकार का हो जाएगा 62 + 8 यानी कि 70, ठीक है। तो इन दोनों के उम्रों का जो क्या हो जाएगा, 62 और 70 कितना हो जाएगा, 62 और 70 हो जाएगा 132 वर्ष,
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि एक्स और वाई के वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है, जबकि वाई और जेड के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात 1:3 था, तो तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या हो जाएगा। एक्स और वाई का अनुपात दिया है 3:8, वाई और जेड का अनुपात दिया है 4:5। तो सबसे पहले एक्स वाई और जेड का अनुपात, एक्स वाई का यहाँ पे कितना 3:8 है, वाई जेड का है 4:5। इधर कुछ नहीं है तो इधर वाला लिख देते हैं, इधर कुछ नहीं रहता है तो इधर वाला लिख देते हैं। 3 चौके 12, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। अब इसको काट दीजिए, 8 पंचे 40, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 8 32, 4 10 40, 3:8:10। अब प्रश्न हमसे कह रहा है कि y और z के वर्तमान आयु, y और z का वर्तमान आयु कितना है यहाँ पे 8:10। हाँ 2 वर्ष पहले x और y का अनुपात बोल रहा है, x और y का अनुपात कितना है तो 3:8 है। 2 वर्ष पहले इनका अनुपात 1:3 था, तो तीनों की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा। x और y का अनुपात यहाँ पे है 3:8। 2 साल पहले की बात की गई है, तो ये कितना था 1:3 था। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका गुना कीजिए, 33 का 9, 8 एकम 8, यानी कि 9 में से 8 गए, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 2 2 अंतर कितना हो जाएगा 4। एक रेशियो का वैल्यू 4 आ गया। जब एक रेशियो का वैल्यू 4 आ गया तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 गुना 3 12 प्लस 4 8 32 प्लस 4 10 40। इन सभी का योग ही पूछ रहा है, तो 2 2 4 यानी कि 4, 1 3 4 4 8 यानी कि 84 वर्ष। इन सभी एक्स वाई और जेड के वायु का योग कितना हो जाएगा 84 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि श्री ए ने 28,000 का निवेश कर एक व्यापार शुरू करते हैं। श्री बी इसी व्यापार में 5 महीने बाद शामिल होते हैं। उसके अगले 2 महीने बाद श्री सी भी इसमें शामिल होते हैं। यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात 4:2:3 है, तो श्री बी और श्री सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी हो जाएगी। देखिए ये जो है ये निवेश करता है 28,000 रुपया 12 महीने के लिए। कौन करता है, ये करता है। बी जो है निवेश करता है इसके 5 महीने बाद, 5 महीने बाद यानी कि ये 7 महीने के लिए निवेश करता है। सी जो है अगले 2 महीने बाद, यानी कि सी जो है इसके अगले 2 महीने बाद यानी कि 5 महीने के लिए निवेश करता है, जो कि अनुपात है 4:2:3। अगर हम इसे 4x 2x और 3x मान लें तो कोई हमें अंतर नहीं समझ में आ रहा है। अब बात को समझिएगा, अब जब हम कंपैरिजन कराएंगे, अगर हम कंपैरिजन कराते हैं 4x को 28,000 गुना 12 से, तो यहाँ से x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 4 7 28 7,000, 12 7 84 यानी कि 84,000 रुपया x का निकलेगा। अगर हम कंपैरिजन कराते हैं इसका 7th बी बराबर क्या है 2x है, 2x है तो x का मान कितना है यहाँ पे 84,000 है, 2 गुना 84,000, तो 7 से क्या हो जाएगा 7 से 12 7 84 12, यानी कि बी का कितना हो जाएगा 12 दूनी 24,000 बी का हो जाएगा। सी की बात करें तो 5c का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से 3x हो जाएगा, 3x तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 गुना 84,000 हो जाएगा। अब सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 से काटेंगे इसको तो 3 गुना 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 5 8 40, यानी कि ये 16,800 होगा। 16,800 3 से गुना करेंगे 0 0, 8 3 के 24 के 4 हाथ में 2, 6 3 18, 2 20 के 0 हाथ में 2, 3 एकम 3 2 5, यानी कि 50,400। अब हमसे प्रश्न में पूछा है बी और सी द्वारा निवेश। बी कितना निवेश कर रहा है तो 24,000 और सी कितना निवेश कर रहा है तो 50,400। 24,000 50,400, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ये तुलनात्मक प्रश्न है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसमें जस्ट तुलना करना था कि ए बी सी ने कितना कितना इन्वेस्ट किया। बात को समझ गए, हमने तुलना किया और हमारा वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि एक स्पोर्ट्स एक्सेसरीज की दुकान तुरंत पंजीकरण हेतु 200 रुपये प्रवेश शुल्क
के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करती है। वे 300 प्रविष्टियों की उम्मीद कर रही थी, लेकिन प्रतियोगिता के दिन केवल 200 ही हुए हैं। तो उनकी 300 प्रविष्टियों की शुरुआती अपेक्षा की तुलना में प्रवेश में उन्हें कितने कम पैसे मिले? 200 रुपया प्रवेश शुल्क था। ये लोग उम्मीद लगा रहा था कि 300 लोग आएंगे। ये कितना हो जाएगा? 2 3 6, यानी कि 60,000 रुपया उन लोगों का आमदनी होगा। लेकिन जिस दिन दौड़ हुआ उस दिन मात्र कितने लोग आए? उस दिन मात्र 200 लोग ही आए। तो उस हिसाब से कितना आमदनी हुआ? तो 40,000 का। अंतर देख लीजिए, 60 में से 40 जाएगा, यानी कि उन्हें कितने का नुकसान हो गया? तो 20,000 का नुकसान हो गया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6.3/4 वर्षों में 924 रुपया हो जाती है, तो आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी? रेट कितना है? 8%। टाइम जो है 6.3/4 वर्ष है, यानी कि 6 के 24 दिन 27/4 वर्ष। अमाउंट कितना हो जाता है? 924 अमाउंट हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हम जानते हैं कि अमाउंट गुना 100/100 प्लस RT प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा? 924 गुना 100 प्लस RT। आर कितना है? 8। अमाउंट टी कितना है? 27/4। 4 दूनी 8, 27 गुना 54, यानी कि 924 गुना 100/8, 27 गुना 54, यानी कि 154। 154 से ये आपका कट जाएगा 924 कितना बार में? 6 बार में। तो 6 जहाँ 600 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल कितना था? 600 रुपया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि ए एक काम को अकेले 11 दिन में कर सकता है, जबकि बी को अकेले इस काम को करने में 16.5 दिन लगते हैं, लेकिन सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में उन्हें 5.5 दिन लगते हैं। यदि सी और डी मिलकर 22 दिनों में काम कर सकते हैं, तो डी अकेले कार्य कितना दिन में पूरा करेगा? यही हमसे पूछा गया है। ए जो है अकेले काम कितना दिन में करता है? 11 दिन में। बी जो है कितना दिन में करता है? 16.5 दिन में। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी के साथ मिलकर ये काम को 5.5 दिन में करता है। अगर हम एलसीएम ले लेंगे 11, 16.5, 5.5 का एलसीएम ले लेंगे हम 165। तो यहाँ से ए की क्षमता हमारे पास क्या आ जाएगी? ए की क्षमता आ जाएगी 15, बी की क्षमता आ जाएगी 10 और सी की क्षमता आ जाएगी आपका 30। अब देखिए इस प्रश्न से देखेंगे, ए की क्षमता कितनी है? 15 है। बी की कितनी है? 10, 25। तो सी के ऑलरेडी हमको पता हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब सी की क्षमता 5 हो जाएगी तो सी 165 काम 5 की एफिशिएंसी से कितना दिन में कर देगा? 33 दिन में कर देगा। अब प्रश्न कह रहा है कि सी और डी मिलकर 22 दिनों में काम करते हैं, तो डी अकेला कार्य को कितना दिन में करेगा? अगर सी जो है 33 दिन में करता है और सी प्लस डी जो है ये काम को मिलकर कितना दिन में करता है? 22 दिन में करता है। 22 दिन में करता है, तो डी अकेले कार्य को कितना दिन में करेगा? अब देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या लेंगे? अगर हम यहाँ कर देंगे 33 × 22 कर देते हैं, ठीक है, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 22 और सी प्लस डी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 33। अब देखिए सी की क्षमता 22 है तो डी की क्षमता कितनी होगी? 11 होगी। तो डी जो है 11 की एफिशिएंसी से 33 × 22 काम को कितना दिन में करेगा? 11 × 33, 22 × 66, यानी कि उसे 66 दिन लग जाएंगे इस काम को करने में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि एक जग में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र जग को 15 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र जग को 20 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्रों के द्वारा जग कितने देर में खाली किया जाएगा? मान लीजिए एक ए है जो 15 मिनट में करता है, बी जो है इसे 20 मिनट में करता है। 15-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ए की क्षमता क्या हो जाएगी? 4 और बी की क्षमता हो जाएगी 3। दोनों खाली करने वाला है तो जुड़ जाएगा। ए प्लस बी उसको कितना देर में खाली करेगा? तो 60/4 7 घंटा में क्या कर देगा? खाली कर देगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? 8 × 7 = 56, 8×4/7, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। यात्रा की शुरुआत में कार का ओडोमीटर 3000 किलोमीटर और यात्रा की समाप्ति पर 3400 किलोमीटर बताता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे का समय लगता है
तो कार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब देखिए शुरू में जब आप घर से चले हैं तो आपका ओडोमीटर 3000 पे था, लेकिन जब फाइनल आप पहुंच गए तो आपका ओडोमीटर 3400 पे पहुंच गया। कितना चला गाड़ी? तो 400 मीटर चला। 400 गाड़ी 400 किलोमीटर चला 8 घंटा में। तो 8 से भाग दीजिए, कितना समय लगा? यानी कि 8 5 40, यानी कि 50 के चाल से आपने इस दूरी को तय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपने तय किया है इसको। तो कार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में कहती है। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? आपका 18/5 से 5/18 से गुना करते हैं तो हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 25 बार में कट जाएगा, 2 9 18, 25 5 125, 125/9, यानी कि 9 एकम 9, 12 से 9 गया 3, 9 3 27, 9 3 27, फिर आपका 70 और 9 6 9 7 63, 13.7 मीटर पर सेकेंड। हम कह सकते हैं कि 13.7, अच्छा 125 को 9 से भाग दीजिए, 9 एकम 9, 12 से 9 गया 3 35, 9 3 27, 15 7 गया 8 और 0, ठीक है। ये हो जाएगा 9 8 72, 10 में से 2 गया 8 80, फिर 9 8 13.88, यानी कि कह सकते हैं 13.9 मीटर पर सेकेंड। ये 8 आएगा तो 13.9 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। यात्री का पहला आधा हिस्सा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा आधा हिस्सा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करती है। यात्रा की कुल दूरी औसत क्या होता है? औसत इसमें होता है 2xy बटा x प्लस वाई। ये क्या आ जाएगा? 2 गुना आधा 45, फिर 55 और इन दोनों का जो 45 प्लस 55, ये आपका क्या हो जाएगा? 2 गुने 45 गुने 55 बराबर 45 55 कितना हो जाएगा? 45 55 5 में 10 के 0 हाथ में 4 5 में 10, यानी कि 100। 2 से 100 कर गया 50 बार में, ये हो जाएगा 55 45, 55 45, नीचे आपका क्या हो जाएगा? 10 बच गया, ठीक है। अब या तो इसे गुना कर दीजिए, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 5 45 4 49 4.95, यानी कि 49.5 इसका औसत आ गया। तो 8 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? तो 8 से गुना कर दीजिए, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 9 72, 4 76 के 6, 76 के 6 हाथ में 7, 8 4 के 32 और 7 39, यानी कि 396 हो जाएगा। 396 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि समीकरण x² - 12x प्लस 2k का मान अगर 0 है तो क्या एक मूल x बराबर 4 है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा? अगर x का मूल 4 है, x बराबर 4 है तो दूसरा मूल हमसे, जब x का मान हम इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 12 गुना 4 प्लस 2k का मान 0 हो जाएगा। 4 4 16 माइनस 12 4 48 प्लस 2k बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये आपका क्या हो जाएगा? 2k बराबर 32, तो k का मान क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। जब k का मान 16 आ जाएगा तो k की जगह पे 16 रखेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा 16x² माइनस 12x प्लस 32 का मान 0। अब जब x का मान 4 है तो इन दोनों का योग देखा जाए तो यहाँ पे माइनस 4x माइनस 8x है, तो यहाँ के x का मान 4 है तो एक x के मान 8 आएगा, यानी x माइनस 8 बराबर 0। तो x का मान क्या आ जाएगा? अगर एक मूल 4 है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 2 सेंटीमीटर लंबा है और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर लंबा है, तो लंब की लंबाई क्या गई? तो ये एनटीपीसी में ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। अगर हम देखें आधार को, अगर आधार को हम x मान लें तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? इससे 2 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण जो है लंब से बड़ा है तो x प्लस 2 यानी कि x प्लस 4 हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर लंब का x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि x²। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो a² प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बस ए का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर 16, 2ab यानी कि 2 चौके 8x हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2ab यानी कि 2 दूना 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तरफ लेंगे तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा। सिंपल सा चीज़ है कि अगर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तरफ लेंगे तो एक एक्स से ये एक्स हमारा कट जाएगा, इधर बच जाएगा 4x। अब ये 16 है, 8x को इधर भेजते हैं, इसको उधर भेजते हैं, ठीक है। अगर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस का 16 माइनस का 8x बराबर, अगर हम 0 कर दें तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 12 है तो हम कह सकते हैं कि 6x प्लस 2x माइनस का 6x प्लस 2x माइनस 12 का मान 0 आ गया। यहाँ से x कॉमन लेने तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6 का मान क्या हो जाएगा 0। यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x माइनस 6 का मान 0 तो x का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब x का मान 6 आ गया तो आधार हमारा क्या हो जाएगा 6, लम्ब हमारा 8 और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा 10। 6, 8, 10 यानी कि हमसे क्या पूछा है कि लम्ब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लम्ब की लंबाई क्या हो जाएगी, लम्ब की लंबाई आपका 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।